नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज मैं पढ़ रहा हूँ कफन कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। कफन कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। कफन कहानी चांद पत्रिका के अप्रैल 1936 ईस्वी अंक में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचक कफन को प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानते हैं। यह कहानी हिंदी साहित्य की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है, जिसे आधुनिकता बोध की पहली कहानी भी माना जाता है। डॉक्टर विवेक शंकर के अनुसार प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ वही है जो भूख, कफन, प्यास, ठाकुर का कुआं और ठिठुरन पूस की रात के इर्द गिर्द बुनी गई है और जो नग्न यथार्थवाद पर आधारित है। कफन कहानी के पात्रों में घीसू, माधव तथा बुधिया शामिल है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो गया है और वे यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। कफन कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है। इसके दो चरित्रों घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। माधव और घीसू कफन के पैसे से पुड़िया खरीद कर खाते हैं तथा बोतल भर शराब पीते हैं। इस कहानी में समाज द्वारा दबाए गए दलित वर्ग के लोग समाज की आंख में धूल झोंक कर उसके नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। यह कहानी चरमराती सामंती व्यवस्था के खात्मे का ऐलान करती है। यह कहानी दलित वर्ग के लोगों की आज़ादी की लड़ाई की कहानी भी है। इस कहानी में आधुनिकता के कई मुद्दे उठाए गए हैं। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। यह कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। वहीं कफन शिल्प और वस्तु के स्तर पर प्रेमचंद की कहानी कला का चरम विकास प्रस्तुत करती है। इस कहानी में लेखकीय हस्तक्षेप और पूर्वाग्रहों को दरकिनार करते हुए पात्रों को उनकी स्वाभाविक लेकिन जटिल रंग रेखाओं में रचा गया है। यह कहानी एक सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी को हतोत्साहित कर पैदा करती है, जिससे इस कहानी में श्रम की कोई सार्थकता नहीं दिखती। कहानी में उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण कथनों को भी यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जिनमें झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। कहानी में व्यक्त यह कथन घीसू और माधव के आलसीपन को प्रकट करता है। अगला कथन है, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। कहानी में यह कथन घीसू द्वारा माधव से कहा गया है। अगला कथन है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी।
विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। इस कथन के माध्यम से लेखक ने घीसू और माधव के व्यक्तित्व को वर्णित किया है। अगला कथन है, किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। इस कथन में जमींदार वर्ग की बात की गई है जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाते हैं। अगला कथन है, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। इस कथन के माध्यम से लेखक उस जमाने की बात करते हैं जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता था तो अपने पूरे मन से तथा उस कार्य को करते समय खर्च की भी चिंता नहीं करता था। वहीं इसके विपरीत अब व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो यही सोचता है कि किस प्रकार उसके 2 पैसे बच सकते हैं। अगला कथन है, शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। इस कथन में लेखक मधुशाला का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ व्यक्ति अपने दुखों को भूल शराब के नशे में मस्त हो जाता है। ऐसी ही और वीडियो देखने तथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।